आज की डिस्कशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थर्ड असाइनमेंट की। देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि मेन काम जो अंडरस्टैंडिंग वाला है वो हमने कर लिया जब हमने क्लासेस अटेंड करी। पूरी हमने क्लासेस अटेंड करी, हमने रेगुलर सिलेबस का कॉम्प्लेक्स नंबर्स करा, कंपटीशन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर्स करा, जो कि दोनों लॉजिक कवर करता है, जेईई मेंस का भी और जेईई एडवांस का भी। अब वो हमें आया कि नहीं आया और वो अल्टीमेटली हमें आना शुरू हो, उसका रास्ता कैसे बनता है। तो आई एम टेलिंग यू, बड़ा क्लियर रूट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आईआईटी में जो आना है वो बहुत सिंपल होगा, दोनों में, आईआईटी जेईई मेंस में भी, आईआईटी जेईई एडवांस में भी। कहां पे गड़बड़ होती है वो ये कि जब पहली पहली बार ये नाम सुनने शुरू करते हो तो हमारे माइंड में उनकी पिक्चर नहीं बनती। तो वो बनानी कैसे है? क्वेश्चंस करके। क्वेश्चन करोगे उस पर ब्लॉक होगी। पर आई एम टेलिंग यू, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि ये एडवांटेज बन गया है अब, कि अब जब क्लास अटेंड कर ली, जब क्लासेस अटेंड कर ली, हमने क्लास में भी क्वेश्चन करे ट्रू मैथ पे, अब हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, तो ये थर्ड असाइनमेंट है। पता है क्या करो? अब जैसे जब टेस्ट होना है तो टेस्ट के लिए इन असाइनमेंट्स को रिवाइज करो, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो। अब देखो, रिवीजन का बेस्ट पार्ट क्या है कि इन असाइनमेंट्स की डिस्कशन अपने पास है, तो इस डिस्कशन को ओपन करो, एक एक क्वेश्चन को नोटिस करो कि क्या आप बोल पा रहे हो। पता है, जिन बच्चों का रैंक बहुत बढ़िया भी रहा, और हर बच्चे को मैंने क्लियरिटी में ये बोला हुआ है पिछले 20 सालों में कि पहली बार में क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए तो कभी चिंता नहीं करनी होती, कभी वरिड नहीं होना होता। सेकेंड टाइम मुझे आपसे क्वेश्चन राइट चाहिए, फर्स्ट टाइम के लिए आई एम नॉट वरिड, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम वही क्वेश्चन अगर हमारे सामने, वो लॉजिक हमारे सामने आए तो हमें आना चाहिए। देखो, पहली बार मान लो मैं आपको यहां से उठाऊं और मान लो किसी अननोन सिटी में जाके छोड़ दूं, तो आपको रास्ता नहीं पता, तो विच इज परफेक्टली ओके। जब एक बार पूरा रास्ता मैंने बता दिया, जब रूट पूरा डिस्कस कर लिया, उसके बाद सेकेंड टाइम वो जो लॉजिक हमने कर लिया वो भी हमारे माइंड में थ्योरी की तरह एम्बेड हो जाना चाहिए, थ्योरी की तरह फिट हो जाए वो लॉजिक एक बार सुनने के बाद। तो हम लोग बिल्कुल परफेक्शन वाले जोन में। सुनने के बाद जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस करवाए वैसे अगर उनको रेसिप्रोकेट भी अगर कर दो एग्जाम में, तो अपना आईआईटी में क्वेश्चन गलत नहीं होना। बिल्कुल बेवकूफ बनाया हुआ आईआईटी के नाम पे कि ये इतना टफ, ये सब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल काम है। काम केवल क्या है कि इसके बाद भटकना नहीं है, कुछ फालतू नहीं करना, जितना हमने काम कर लिया दैट इज इट। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ नहीं करना। कोई इस तरह की स्टूपिड बात मुझसे नहीं पूछनी कि मैं और कौन सी बुक करूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कुछ नहीं करना, और यही करना है। इसके बाद अगर और कोई रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ही दूंगा। तो यू डोंट हैव टू फॉलो एनीथिंग एल्स, बिकॉज ऑन द नेम ऑफ आईआईटी देयर इज सो मच ऑफ नॉइज अवेलेबल। डायरेक्टली गूगल करो और आईआईटी पे कोई भी टॉपिक डाल दो तो वो भर के इतना ज्यादा इस समय हमें नजर आ जाएगा गूगल पे मटेरियल कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या राइट क्या रॉन्ग, तो वो नहीं करना। तो जैसे बोर्ड्स की तैयारी करी ना कि चुपचाप टिक के जो हमें बुक करवाई गई वो हमने करी और हमारे मार्क्स आए, वैसे ही आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है। जो टॉपिक मैंने जैसे करा दिया उसको रिलीजियसली बस उतना ही फॉलो करना है, तो अपना जो आईआईटी में क्वेश्चन आना है वो हमारा हो जाएगा सॉल्व, 100% हो जाएगा। मैं उसी लॉजिक से करके दिखाऊंगा। इस साल भी अभी देखो पेपर होना है, तो एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को अब आज वाले डिस्कशन में भी फॉलो करते हैं, हर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पर साथ में ना सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि अगर ये स्टूपिड काम हमने करा कि अगर हमने असाइनमेंट पहले करी नहीं और डायरेक्टली डिस्कशन अटेंड करने आ गए, तो फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर कोई सेलेक्ट भी नहीं करा सकता। अपने हाथ से जब लिखोगे ना क्वेश्चंस को, तो हमारे माइंड में हमारी हमारे जो नेटवर्क है, हमारे माइंड की जो वायरिंग है वो चेंज करनी है। अब तो वो मैंने आपके दिमाग में घुस के तो तारे जोड़नी नहीं है। वो कैसे जुड़ेंगी? जब इन क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करोगे, तो वो करो, उस पर पैनिक ना हो, टाइम लगाओ, टाइम की परवाह ना करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो। फंसते हो कोई बात नहीं, डिस्कशन आगे करनी है मैंने, तो एग्जैक्टली इस रूट पे चलो। तो चलो हर क्वेश्चन को जो लास्ट क्लास में दिया था उसको डिस्कस करते हैं। अब लाइन से हर क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था। अब इसका रूट, अब हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था, जो कि हमें विजुअल भी है। तो इस क्वेश्चन में देयर वाज नो स्केल, इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्पेशल नहीं करना था, जो कि हम जानते भी थे। तो इस वाले क्वेश्चन में अकेला टास्क फिर क्या बना कि हमें किसी ने कहा कि यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर z को फाइंड कर दो, तो हम क्या करेंगे?
हमें इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट क्लियरिटी है कि z को x प्लस आयोटा y ले लो, सिंपल सी बात। तो z स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस x माइनस आयोटा y बराबर है 0 के। और अब क्या करो, रियल पार्ट को अलग से 0 कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग से 0 कर लो, रियल इमेजिनरी को दोनों तरफ के इक्वेट कर दो। तो इस क्वेश्चन में देयर वाज नो स्किल, तो इसमें कुछ हमें अलग नहीं करना पड़ा, तो फिर इस पर टेंशन नहीं लेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन का फॉर्मेट हम जानते थे, हमें अच्छी तरह पता था, पर ये क्वेश्चन मैंने एक रीजन से दिया। रीजन क्या कि एक बच्चा ना सुनने के बाद भी कंफ्यूज होता रहता है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गिवन है, तो मेरे माइंड में क्लियर सा थॉट आता कि मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करता बी प्लस आयोटा ए इंटू बी माइनस आयोटा ए में इक्वल टू 1। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया कि यहाँ पे बी प्लस आयोटा ए और बी माइनस आयोटा ए। तो अब ये 1 प्लस जेड अपॉन, जिसमें जेड मैं इसको बोल रहा हूं, अपॉन 1 प्लस जेड बार लिखा हुआ, जिसमें जेड इंटू जेड बार मुझे दिया गया है कि 1 है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं जेड बार को लिख लूंगा 1 अपॉन जेड। तो सिंपली टर्म क्या बन जाएगी, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन जेड, जो कि मैं विजुअल है कि सिंपली एलसीएम लेके अकेला जेड बचेगा, विच इज बी प्लस आयोटा है। तो ये बहुत सिंपल था, पर चलो हमारे करे हुए काम की प्रैक्टिस थी तो मैंने फिर से डाल दिया। इस वैरायटी पे एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले भी कहा हुआ है, पहले भी कराया हुआ है, ये वही था एक्चुअली। देखो इस क्वेश्चन में सोचो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसको देखो सिंपल सी बात सोचता, ये साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो ये एग्जैक्टली पोलर फॉर्म में तो नहीं बना हुआ, तो मैं बनाता भी नहीं। एग्जाम में मेरा काम क्या है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट पे भागो इंटेलिजेंटली। एग्जामिनर वहां पे चेक करने आए कि भाई तेरे को आता है कि नहीं आता, कि ऐसे ड्रामे कर रहा है। तो अगर ये z है तो हमें विजिबल है कि ये z बार है, तो ये 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार लिखा हुआ था मेरे सामने की पावर 8। अब इसमें नोटिस करो, जिसको मैं z बोल रहा हूं उस z का जो मॉडुलस है वो 1 है, तो जो z बार है वो एक्चुअली जो z का मॉडुलस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो जो मॉडुलस ऑफ z है वो 1 है, तो z बार 1 हो गया, तो z बार को लिख सकते हैं 1 अपॉन z। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह लिखते ही z की पावर 8 आ जाएगा, z की पावर 8 आ जाएगा। तो ये साइन पाई बाय 8 प्लस आयोटा कॉस पाई बाय 8। अब मुझे इसको ठीक करना पड़ता, अब यहां पे मैं डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूंगा, उसके लिए मैं साइन पाई बाय 8 को लिख सकता हूं कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। साइन थीटा को मैं पढ़ सकता हूं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो मैंने इसको पढ़ा कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। मैं इसको ओरली कर लेता हूं, आप लोग भी ओरली कर सकते हो। वो बन गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 विच इज 4 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8। तो ये कॉस 3 पाई बाय 8 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 8 लिखा हुआ है की पावर 8। अब सिंपली 8 को अंदर ले जाओ, तो ये cos 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई बन गया। cos 3 पाई माइनस 1 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है, तो इसका आंसर बन गया -1। ये है सेंस, ऐसे पकड़ने हैं क्वेश्चन, मेंस में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, और वहां पे हमने इनको सॉल्व करना ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही स्पीड पे, तो वो बन जाती है। पर जैसे जैसे मैं इनको बोल बोल के करा रहा हूं ना, वैसे वैसे बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट असाइनमेंट में भी डाला था। हमें एक हेक्सागन गिवन है, ठीक है, हेक्सागन गिवन है, बेंजीन हमने करा होता है बिल्कुल वैसा होता है हेक्सागन 6 साइडेड। ज्यादा बन गया मुझे लगता है मेरे से इसमें, चलो यहां बना लेते हैं। ये सेंटर है और हमें इसका वर्टेक्स सेंटर गिवन है कि ओरिजिन के ऊपर है, और 1 वर्टेक्स गिवन है 1,2 है। तो हमसे क्या पूछा कि इसका पेरीमीटर बता दो, तो मुझसे कोई वर्टिसेस तो पूछे नहीं। तो अब हेक्सागन के केस में हमें विजिबल है कि ये एंगल 60 डिग्रीज होता है, ये एंगल भी 60 डिग्रीज हो गया, तो मतलब इसके सारी साइड्स इक्वल है। तो ये लेंथ कितनी बनी, ये बनी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √5, तो ये भी √5 होगी, तो पूरी मिला के कितने बन गई 6√5। 6√5 बना ऑप्शन, यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, 6√5 बनेगा इसका आंसर। इसका आंसर बनेगा 6√5। दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसकी जो जड़ थी वो 100% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। अच्छा देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहता कि ये वर्टेक्स निकाल दो, ये वर्टेक्स निकाल दो, तो हम वो भी कर सकते थे। कैसे, हमें सिंपली इसको रोटेट करना है बाय एन एंगल 60 डिग्रीज। तो ये क्या बनता, देखो मेरी बात समझना, 1 + 2 आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 3। हमने इसको मल्टीप्लाई करा एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसका मॉडुलस 1 है और आर्ग्यूमेंट पाई बाय 3 है, तो सिंपली रोटेट हो गया ये बाय पाई बाय 3। ऐसे अगर ये नीचे वाला निकालना होता, या कोई बोले कि ये वर्टेक्स निकाल दो, तो उसको 2 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देते,
और 2π/3 आर्ग्यूमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 है, वो हमें क्लियर है कि वो ओमेगा है। तो कोई मुझसे अगर ये वर्टेक्स मान लो कि अगर ए है तो कोई मुझसे सी पूछ ले तो मैं ओरली कह सकता था कि जो सी होगा वो 1 + 2 आयोटा इंटू ओमेगा हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा इंटू ओमेगा हो जाएगा। देखो जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को करोगे ना तो मैं जानबूझ के बीच में क्वेश्चंस नए नए बना के क्यों देता हूं कि हमारे माइंड में ये सेंस बने कि हाँ वो ये भी पूछे तो ऐसे पकड़ लेते, वो अगर हमसे ये सेंस पूछेंगे तो हम ऐसे उसको हैंडल कर लेंगे और वो बन जाता है। इट इज नथिंग स्पेशल, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत डूएबल है, बस ये सेंस बनाना शुरू करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो मेरे पास अब दो तरीके हैं। हमें किसी ने 1 + √3 आयोटा की पावर 100 पूछ लिया, तो जब भी ये 1 √3 ऐसे की स्टोरी बनती है ना तो मेरे दिमाग में एक सेकंड में बल्ब जलता है कि इसमें आयोटा की कहानी होगी। ये बल्ब नहीं बना, इसमें पक्का ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कहानी होगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की स्टोरी बनती होगी। तो अब मैं कैसे बनाऊं? मुझे क्लैरिटी है कि -1 - √3 आयोटा बाय 2 होता है ओमेगा स्क्वायर। देखो करने को तो हम ये भी कर सकते थे कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपैंड तो करेंगे नहीं। तो इसमें कहानी क्या थी कि हम इसकी जड़ को पकड़ पाएं कि इसको तोड़ें कैसे। तो दो तरीके थे, या तो मैं क्या करूं कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं और बाद में डी मोवरेज थ्योरम को मैं 100 को अंदर ले और उससे सॉल्व कर लूं, विच इज परफेक्टली ओके, बिल्कुल ठीक था। या फिर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, 1 और √3 आयोटा मुझे बहुत पसंद है तो उसको हम फटाफट, मैंने क्लास में भी बताया हुआ है कि हम फटाफट कन्वर्ट करने की करते हैं। तो हमें विजिबल है कि ये -1 को उधर ले जाओ तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ अंदर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 लिखा हुआ है, तो बन गया 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 विच इज ओमेगा की पावर 200। तो अब ओमेगा की पावर 200 में हमें क्लियरिटी है कि जो ओमेगा की पावर 198 है वो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। ओमेगा की पावर 198 1 हो गया तो अकेला ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो ये सिंपली ओमेगा स्क्वायर बच गया। मतलब इसका जो आंसर है दैट इज 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर हमें आता है माइनस, ये बन गया 2 की पावर 100 अपॉन 2 1 + √3 आयोटा। तो उन्होंने अब क्या पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z विच इज 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज √3, बाहर वाला तो दोनों में ही आना है तो डिवाइड ही करेंगे, तो सिंपली आंसर बन गया 1/√3। ऐसे सॉल्व करते हैं। इसी में अब ये सुनो, अगर मान लो क्वेश्चन ये होता, मतलब जस्ट एज एन एग्जांपल, कोई मान लो मुझे z देता है इस क्वेश्चन में कि वो √3 प्लस आयोटा की पावर 100 है, अगर मान लो z अगर क्वेश्चन में ये होता, तो फिर से ये कहानी कि आता तो हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी है, पर उन्होंने √3 1 वाला कॉम्बिनेशन दिया, वो मेरे माइंड में एक सेकंड में क्लिक करता है कि यहां पे अप्लाई करो क्लियरली लॉजिक ओमेगा वाला। तो मैं क्या करता कि मैं इसको जानबूझ के आयोटा से मल्टीप्लाई करता। क्यों? क्योंकि √3 के साथ मुझे आयोटा लिखा हुआ चाहिए, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करा, आयोटा से डिवाइड कर लेता, तो ये बन जाता -1 + √3 आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 100। अब जो -1 + √3 आयोटा है वो हमें ओरली समझ में आता है कि वो 2 ओमेगा है। -1 + √3 आयोटा बाय 2 हमें बिल्कुल माइंड में बैठा हुआ है कि वो 2 ओमेगा है, सिंपली बाय 2 होता है, तो ये बन गया 2 ओमेगा बाय आयोटा की पावर 100। आगे लॉजिक सेम है। तो ये सेंस ध्यान में रखना, कुछ स्पेशल नहीं उन्होंने करना, यही क्वेश्चन वो एग्जाम में देते हैं तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं। क्यों बच्चे, मतलब पैनिक होना है हमने, पैनिक इस बात पे भी हो सकते हो कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, तो पैनिक नहीं होना, समझो जड़ से, इतने ही बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, पेपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वी डोंट हैव टू कीप लुकिंग ऑल फॉर न्यू मटेरियल्स एंड न्यू थिंग। यही गलती होती है, बच्चे बुक्स जमा करते रह जाते हैं, आता कुछ नहीं होता। जितना कर लिया बस उतने के बाद उतने काम पे 100% कॉन्फिडेंट होना है फॉर द मेन एग्जाम, ये फोकस रखना, तो फिर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो जाता है, कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर ने हमें टर्म्स में फंसाया, और हमारा काम क्या है, अब जब घर पे अपने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसी बात पे फोकस करना कि ग्रेजुअली टॉपिक का इन नेम्स का फियर हमारे माइंड से जाना शुरू हो। अल्फा बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन कॉट थीटा, ये और दुनिया भर की बातें हमसे पूछी, तो डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन देख के मुझे पता नहीं चल रहा कि एग्जामिनर क्या चाहते हैं, पर हमें क्लैरिटी कि भाई हमें थ्योरी आती है, जो मर्जी क्वेश्चन डालोगे निकलेगा हमारी बात में से। अब देखा इसको कैसे बनाएं, तो
तो x प्लस अल्फा, डायरेक्टली मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अल्फा बीटा निकालने की करी। u कितना बना इस इक्वेशन से, सिंपली माइनस बी विच इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 4 माइनस 2 माइनस 4ac सिंपली विच इज 8, तो अब बाय 2, तो ये बन गया 4 माइनस 8 विच इज माइनस 4, उसका रूट कितना हो गया 2 आयोटा, तो 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2, तो ये 1 प्लस माइनस आयोटा आ गया। ये बना अल्फा और बीटा, एक अल्फा हो गया दूसरा बीटा हो गया। तो अब जब x प्लस अल्फा मुझे बनाना है, x कितना है कॉट थीटा माइनस 1, तो x प्लस अल्फा मैंने बनाया, वो कितना हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 प्लस 1 प्लस आयोटा, तो बन गया कॉट थीटा प्लस आयोटा। अब ये थोड़ा जाना बचाना बना x प्लस अल्फा। अगर मैं इस कॉट थीटा को लिख लूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो फिर तो बिल्कुल ही सिंपल कहानी बन गई, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बन गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरा बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब मैं यहां पे लिखूंगा तो मैं विजिबल है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n बन जाएगा। मैं इसको लिखता नहीं, ओरली सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, डी मोवरेज थ्योरम से n अंदर आ जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, अगला कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा वो कैंसिल हो गया, 2 आयोटा साइन n थीटा बना, और नीचे कितना आ गया साइन की पावर n थीटा, क्योंकि देखो यहां पे नीचे भी आ गया था ना साइन n थीटा, पावर n करने पे साइन थीटा की पावर n करने पे साइन की पावर n थीटा नीचे आ गया, नीचे अल्फा माइनस बीटा, वो करो वो कितना आ गया 2 आयोटा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, आयोटा आयोटा भी कैंसिल हो गए, ये बन गया मेरा आंसर साइन n थीटा अपॉन साइन की पावर n थीटा विच इज द ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन देखने में अच्छा था, करने में बस हमने इसको करना था। देखो पता है इसमें अगर फंसे होगे तो अपना बिहेवियर नोटिस करना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के गिव अप ना बच्चे पहले कर जाते हैं कि ये मेरे से नहीं होना, उस जोन में नहीं फंसना होता। आई एम टेलिंग यू, उसी को ओवरकम करना है कि क्वेश्चन में जो मर्जी डालेंगे वो हम लोग कर लेंगे, कुछ स्पेशल बात नहीं है। अब देखो ये वाले में कोई ट्रिक नहीं थी। हमें किसी ने बोला कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब यहां पे किसी ने ओमेगा z माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाली कहानी क्रिएट कराई, तो इसको हम बहुत तरीकों से मैनिपुलेट कर सकते थे। देखो पहला मेरे मन में टारगेट क्या आता कि मैं ओमेगा कॉमन लेने की करता। देखो मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, वो में क्लियरिटी है कि वो इस सर्कल के अंदर या ऊपर वाले पॉइंट्स हो गए। ये बना, ये -1 है, ये 3 आ गया एक्चुअली, इस सर्कल के ऊपर या अंदर वाले पॉइंट्स हैं। ये हमें ये समझ में आता है। अब मॉडुलस ऑफ ओमेगा z माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर किसी ने पूछा, तो पहले तो मुझे ये -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बहुत पसंद आ रहा है। क्यों पसंद आ रहा है? सिंपल सी बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है माइनस ओमेगा, तो मुझे यहां पे माइनस कॉमन लेके बनता दिखा, तो ये बन गया ओमेगा z प्लस ओमेगा बन गया एक्चुअली, ये टर्म बनी है, ये बराबर है a के। तो ओमेगा तो कॉमन ले लो, तो मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 आ गया। तो एक्चुअली ओमेगा का मॉडुलस बाहर आया वो 1 होता है, तो जो a है वो पहले मुझे समझ में आ गया कि वो मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 है। तो देखो सीधी सादी बात को एग्जामिनर ने कितना कंफ्यूज करके बोला, सीधी सादी बात को एग्जामिनर ने कितना कंफ्यूज करके बोला। तो इस क्वेश्चन में अगर मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 मेरे से पूछा गया है, तो z का डिस्टेंस कहां से पूछा है? -1 से, तो z ये रहा सारा अंदर। अब -1 से z का सबसे कम डिस्टेंस कितना होगा? 0, क्योंकि वो भी इसी के ऊपर है, और मैक्सिमम कितना होगा? ये वो कितना है? 4, तो उसका आंसर बन गया 0 से 4। पर इसमें नोटिस करो कि एग्जामिनर ने कंफ्यूज कैसे करा, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर देके हमने अपने करे हुए काम से छोटी छोटी बातों को जोड़ के हमने बड़ी बात बना ली, और बहुत सिंपल था। पर नोटिस करो कि मैंने इसको हैंडल भी कैसे करा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, और ये सेंस को ध्यान में रखना, ये हमारे काम का ही है। अगर मान लो इस पर हमने काफी क्वेश्चंस क्लास में भी करे हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को मैं बार बार क्यों लेके आ रहा हूं कि ये बन जाए। अगर मान लो मॉडुलस z से डिवाइड कर लूं, तो z माइनस 3 अपॉन z जो है ये इक्वल टू 3 हो गया। सिंपली मैं इस मॉडुलस z को नीचे ले गया तो वो डिवाइड हो गया अंदर आके, तो ये बन गया एक्सप्रेशन। तो अब जो मॉडुलस z माइनस 3 अपॉन मॉडुलस z का जो मॉड है, सिंपली z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस है वो मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2 से बड़ा होता है, तो ये बनी एक्सप्रेशन। तो इसका नाम अगर मैं r रख लूं, तो r माइनस 3 अपॉन r आ गया -3 से 3। तो इस क्वेश्चन में हमें r की ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे 2 इनइक्वालिटीज बनी यहां से, एक बनी यहां से विच इज r स्क्वायर प्लस 3r,
-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी बनी r² -3r -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इनइक्वालिटीज को जैसे हम लीनियर इनइक्वेशंस में सॉल्व करते हैं सॉल्व करना है, कॉमन सॉल्यूशन बनाना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमारे सामने प्लेट में रखी हुई बनी हुई होती। तो ये सेंस हमारा करा हुआ है, पर इस क्वेश्चन में यहां से यहां लेके आना बस काम था मेन, उस पर हमें बहुत क्लैरिटी है और बढ़ते जानी चाहिए साथ साथ। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अब देखो इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी पहली बार में फंसती है, विच इज परफेक्टली ओके। हमने क्लास में करा हुआ है, इस अंडरस्टैंडिंग को देखा हुआ है, तो केवल सेंस समझना, और अब के बाद जब एग्जाम में इसको अल्टीमेटली फेस करो अगर आ जाए तो एक बार सेंस बनाओ ना, फिर ये हो जाता है। देखो इस क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था कि मुझे किसी तरीके से मॉडुलस Z1 पे जाना है, मुझे किसी तरीके से Z1 पे जाना है, उसके मॉडुलस पे। तो कैसे जाऊं, यहां पे तो ये पूरी इक्वेशन दी गई है, इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो अब मुझे मॉडुलस पे आना है, और वो भी उसकी भी इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है। तो अगर मैं इस पूरी टर्म की इनइक्वालिटी ले लूं तो वो इक्वल टू 3 हो जाएगी, दोनों तरफ मैंने सिंपली मॉडुलस ले लिया। तो अब जो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होता है वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 होता है। तो एग्जैक्टली उस सेंस थे, जो 3 है वो आ गया लेस देन इक्वल टू इन सबका इंडिविजुअल मॉडुलस, A0 मॉडुलस Z की पावर n। हमने सिंपली मॉडुलस लिया और बाद में इनइक्वालिटी से उसको ब्रेक कर दिया। A1 मॉडुलस Z की पावर, हर एक का इसका भी इनका भी मॉडुलस है, पावर n-1, लास्ट में मॉडुलस ऑफ an। सिंपल सी बात कि 3 उससे छोटा होगा, पूरी दोनों तरफ मॉडुलस लिया, फिर मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 बड़ा होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 एंड सो ऑन से, तो ये बन गई इनइक्वालिटी। अब जो मॉडुलस A0 मॉडुलस A1 ऐसे मॉडुलस an है, ये इनमें से हर एक जो वैल्यू है वो 2 से कम है। तो अगर मैं इन सबकी जगह 2 ले लूं तो वो और बड़ी बात हो गई, तो ये 2 टाइम्स हो गया मॉडुलस Z की पावर n लास्ट में 1 तक, हर एक की जगह मैंने 2 ले लिया तो वो वैल्यू और बड़ी हो गई। तो अब अगर मैं इसको, अब मुझे n भी नहीं चाहिए, तो अगर मैं इसको यहां पे पहले तो 2 को चलो इधर ले आए तो ये बन गया 3/2 ग्रेटर देन मॉडुलस 1 प्लस मॉडुलस Z ऐसे लास्ट में मॉडुलस Z की पावर n तक। अब अगर मैं इसको n से बढ़ा के अगर इंफिनिटी तक कर दूं तो वो और बड़ी वैल्यू हो गई, इंफिनिटी तक मॉडुलस और ऐड होते जा रहे हैं तो आंसर और बड़ा आएगा। उसका फायदा क्या हुआ कि सिंपली ये बन गई इनइक्वालिटी अप टू इंफिनिटी, क्या बनी GP, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो मॉडुलस Z है, तो 1/1 माइनस मॉडुलस Z, ये बन गया मेरे पास। तो वहां से सिंपली जो मॉडुलस Z है वो 1 से पक्का कम है। जैसे कई बार ना बच्चों को ये डाउट आता है कि क्या पता मॉडुलस Z ही 1 से बड़ा हो जाए, तो अगर मॉडुलस Z अगर 1 से बड़ा अगर होता, अगर मॉडुलस Z 1 से बड़ा अगर होता तो हमें समझ में आता है कि फिर तो इनइक्वालिटी हमेशा वैलिड थी, 1 1 1 सबसे बड़ा है तो पक्का फिर तो ये टर्म बड़ी हो गई, और तब ये इनफाइनाइट GP का सम भी ना लगता। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग GP हो जाती, तो वो कहानी बनी ही नहीं फिर तो हमने ये इसको आगे, इसके आगे यहां से मैं यहां पे आया इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि मॉडुलस Z है 1 से कम, बिल्कुल मॉडुलस Z है 1 से कम, ये बनी कहानी। तो अब ये 1 माइनस मॉडुलस Z पॉजिटिव है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस मॉडुलस Z आ गया 2/3 से छोटा, वहां से मॉडुलस Z आ गया 1/3 से बड़ा, विच इज द ए ऑप्शन। तो इन क्वेश्चंस में ना कुछ बहुत स्पेशल काम नहीं है, 3 4 5 क्वेश्चंस बस जब हमने इस कहानी पे करे होंगे तो पेपर में अगर एग्जैक्टली ये स्टोरी अगर आई तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। पर ये सेंस एक बार मुझे करवाना पड़ता है कि ये सेंस बन जाए। तो जो जैसे इससे पहला क्वेश्चन भी हमने करा, वो जो Z² - 3 का मॉडुलस इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड Z, वो एक बार कर करके, ये भी वही कहानी है एक तरह से, तो वो कर करके बन जाती है। पर चलो डिस्कशन हमारे लिए जरूरी थी, ये काम का है, मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, इसको फिर देख लो। इस क्वेश्चन में किसी ने क्या बोला, इस क्वेश्चन में किसी ने क्या बोला, और अब देखना मैं इसको बहुत तरीकों से बोलूंगा कि मॉडुलस ऑफ Z - 4 इक्वल टू बराबर है रियल पार्ट ऑफ Z के, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग, ये पूछा। एक तरीका मेरे पास ये था कि मैं Z को मान लूं x प्लस आयोटा y, उससे देखते हैं क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ Z - 4 बन जाता है x - 4 का स्क्वायर प्लस y² का अंडर रूट, उसकी स्क्वायरिंग कर ली तो वो बराबर हो गया x² के, रियल पार्ट ऑफ Z x² है। अब जब इसको एक्सपैंड करा तो मैं विजिबल है कि बन जाएगा y², यहां से आ जाएगा माइनस, सिंपली -8x + 16, x² कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा 8x माइनस 16 वो आ गया 8 कॉमन x माइनस 4। ये क्या बन गया? पैराबोला। पैराबोला कैसा बना? जिसका वर्टेक्स है 4,0 के ऊपर और उसका जो a है दैट इज 2। ये पैराबोला बना राइट हैंडेड। तो अब इस पैराबोला के ऊपर ये पैराबोला बना, इस पैराबोला के ऊपर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट किसका बनेगा? हमें क्लियर है? इस टेंजेंट का बनेगा। अब इसमें एक बात नोटिस करो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। इस केस में जो इसका जो a है, इसका ये 4a होता है ना बाहर, तो इसका a कितना हो गया? 2। इसका a कितना हो गया? 2। इस क्वेश्चन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे इस पैराबोला के ऊपर वो टेंजेंट चाहिए जो कि ये एंगल बनाता हो। इस पैराबोला को टच करे लाइन और ये एंगल बनाता हो। तो एक्चुअली इसके बाद इस क्वेश्चन को हम कैलकुलस से भी सॉल्व कर सकते थे और डायरेक्टली यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से भी बना सकते थे। कैसे? ओरिजिन से मुझे इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट बनाना था। इसके बाद देखो कोऑर्डिनेट का रोल है, तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनती? y बराबर m टाइम्स ऑफ x। x कितना था? x माइनस 4 प्लस a बाय m। a कितना है? 2 बाय m। तो इस पे जो पैराबोला है, ये वाला जो टेंजेंट बना, ये पास करता है ओरिजिन से, तो इसमें ओरिजिन पुट करा दो। 0 0 हमने फिल करा, तो ये बन गया सिंपली 0 0 फिल करते ही माइनस 4m प्लस 2 बाय m। माइनस 4m प्लस 2 बाय m हो गया 0। वहां से मेरे पास m स्क्वायर कितना आ गया? दिस इज 1 बाय 4। माइनस 4m स्क्वायर आ गया 2, 4m स्क्वायर आ गया 2, m स्क्वायर आ गया 1 बाय 4, 1 बाय 2, m आ गया प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये एंगल कितना आ गया? 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज हमें चाहिए ही वही था, ये बना। ये देखो ये कहीं कहीं ये इस केस में डायरेक्ट्रिक्स तो नहीं बन रहा। 4 इससे 4 पीछे जाएं तो a पीछे जाना था। इस केस में बना तो नहीं, वैसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा, नहीं। तो इस केस में ये एंगल कितना बन गया? 45 डिग्रीज। ये एक तरीका था, हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसी क्वेश्चन में शुरू में इसी इक्वेशन को एक और ढंग से पढ़ो। मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 का मतलब क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 का मतलब हुआ z का डिस्टेंस 4 से। सुनना बहुत ध्यान से, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम की है। z का डिस्टेंस 4 से, और रियल पार्ट ऑफ z का मतलब क्या हुआ? z एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस y एक्सिस से, z का डिस्टेंस y एक्सिस है। हाँ ठीक है, ये एक्चुअली इस केस में ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो कोई पॉइंट z ऐसे मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इक्वल है। तो z का लोकस क्या बनना चाहिए था? पैराबोला, जिसका फोकस ये होना चाहिए था और ये उसका डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए था। अब ये मैंने क्यों कराया कि समझ में आता है कि ये सारी मेहनत करे बगैर भी, इसको ऐसे सॉल्व करे बिना भी, मुझे देखते ही ये क्लैरिटी थी कि अगर मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 रियल पार्ट ऑफ z के बराबर है तो वो तो डायरेक्टली हमें बताया गया है कि ये फोकस है 4 और जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट इज द y एक्सिस। ये y एक्सिस बना, डायरेक्टली ये डायरेक्ट्रिक्स ही बना। तो डायरेक्ट्रिक्स बना तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ज्यादा तेज हो जाता कि ये एंगल, पूरा एंगल डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर के पॉइंट से एंगल कितना बनता है? 90 डिग्रीज। याद है ना, हमने पैराबोला में करा हुआ है कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर का कोई भी पॉइंट लो, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर का कोई भी पॉइंट लो, उससे जो पैराबोला पे टेंजेंट्स बनते हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्रीज आता है और फोकल कॉर्ड की एंड पॉइंट भी होती है। तो इस पॉइंट से लोगे वो भी 90 आना था, सिमेट्रिकल है तो 45 हो गया। तो इसको ऐसे भी देख सकते थे, पर ये देखो उन्होंने कनेक्शन कैसे बनाया। देखने में क्वेश्चन किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, पर जैसे हमने यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली कहानी को हटाया तो यहां पे जो अंदर जो बुक का कवर था कॉम्प्लेक्स नंबर, ओपन करते ही जो कहानी थी वो थी पैराबोला। उसका सेंस हमें आता था, तो हमने करा हुआ। अब तो देखो इसलिए कनेक्टेड है टॉपिक्स, ये सिंपल है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया तो इसमें अकेला काम क्या था? 2 कॉमन लेके पहले कैंसिल करा दो। ये बन गया z प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू सिंपली 5/2 कॉमन √3 माइनस आयोटा। अब ये कर सकते हो सिंपली, यहाँ पे सर्कल की हम लोगों ने सर्कल बना लिया -5 -5 उसका सेंटर, ये बनाए सर्कल, टच नहीं करेगा। ये बनी सिचुएशन, ये सर्कल है -5 उसका सेंटर है और हमसे इसके अंदर वाले पॉइंट्स के बारे में बात करी गई है। तो लीस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा, तो अब देखो हमें विजिबल है कि इस केस में जो लीस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो हमें क्लियरिटी है कि वो ये वाला एंगल होगा। देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक लाई करता है? -π से लेके π तक।
तो हमने ये तो ऐसे नापना ही नहीं, हमने इस एंगल को मेजर ही ऐसे करना है। तो अब इस केस में नोटिस करो -5, -5 का यहां से एंगल कितना है, ये एंगल होता -3π/4। देखो इसका tan थीटा निकालो 1 आ रहा है ना, और ये यूं नापा तो ये एंगल कितना है 3π/4। अब ये एंगल मेजर करो। इस क्वेश्चन में एक्चुअली अब कहानी क्या थी कि सिंपली यहां पे ये एंगल निकाल दो, ये जो बीच वाला एंगल है ना ये निकाल दो। कैसे निकाल दोगे, इसका रेडियस हमारे सामने है, सिंपली इसका ये -1 है, मैंने गलती से स्क्वायर उठा लिखा हुआ, तो इसका रेडियस मेरे सामने है और ये लेंथ मेरे सामने है। दिस इज, अब सिंपली दोनों को डिवाइड कर लो, ये बीच वाला एंगल क्रिएट हो जाता है, मुझे लगता है 15 डिग्रीज बनता होगा ये। तो सिंपली 3π/4 -15 और 3π/4 +15, उससे इसके आर्ग्यूमेंट के आंसर आ जाते हैं। पर चलो ये सेंस हमने करा हुआ है, उसी की प्रैक्टिस थी फिर से। अब ये भी बेकार है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर चलो इसमें क्या गिवन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3, -3 और रेडियस है 3। 3, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये। तो ये सर्कल टच कर रहा है एक्सिस को। हमने बना लिया सर्कल, ये सर्कल बना, और ये एक लाइन है 3,1 और 9,1। 3,1 पॉइंट कहां पे बना, सिंपली x3 और y1। और 9,1 इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो कितना बनता 6,1, दोनों के बीच में आएगा ना, विच इज 6,1। तो ये लाइन बनी, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये लाइन, ये दोनों पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता वो वर्टिकल बन जाता। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि अगर नोटिस करो तो इसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखो ये 3,-3 है, जब इससे 3 आगे जाओगे तो ये 6 बन जाएगा ना, ये पॉइंट 6,-3 हो जाएगा। तो इसका ये 6 है, जब ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे वर्टिकल तो हमें विजिबल है कि ये टच करेगी यहां पे। तो इसके इसमें इसका और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बने 1। कैसे हमने पता करा, डायरेक्टली फिगर से। हम क्यों कर पाए, क्योंकि अब हमारे माइंड में ये सेंस बन गया। जो जो लैंग्वेज हमारे सामने ऐसे की आएंगी ना, देखो पहली बार ये सब घिस घिस के हमें लगेगा कि कोई हमें हमारी पिटाई कर रहा है बुला बुला के, पर नेक्स्ट बार आप लोग बिल्कुल जोन में आ जाते हो। इसलिए इस ग्रिलिंग से अपने आप को नहीं रोकना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये बहुत ही इजी था। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर गिवन है और 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं, देन द थर्ड वर्टेक्स में भी, तो अब हमें पता है, ये तो हमने करा ही हुआ है। ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है, एक 1, इसके साथ एक वर्टेक्स, तो 1 ये वाला बन जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी कहां पे आती, इधर आ जाती। अब देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, -1/2 √3/2, तो ये -1/2 है ना, तो यहां से -1/2 से कितना आगे जाके बनता है आंसर, -1/2 से सिंपली -1/2 से हम कितना आगे जाते हैं, ये मतलब मैं सिंपली इसको सॉल्व कैसे करता कि -1/2 से हम आगे कितना जाते हैं, तो हमें विजिबल है कि हम आगे जाते हैं 1/2 और ये 1 3/2 आगे जाते हैं। तो -1/2 से मैं 3/2 अगर पीछे भी आऊंगा तो भी एक जैसा ये ट्राइंगल बना वैसा इधर भी तो बन सकता है। तो इधर वाला जो बनता वो कितना बन जाता, -2 के साथ। 3/2 इधर आओ -1/2 से, तो -1/2 -3/2 विच इज -2। तो ये दोनों आंसर्स बन जाते हैं। सेंस पकड़ो, ये भी देखो हमें आता था। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस a बराबर है π/6 के और आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a बराबर है 2π/3 के। अब देखो इसका मतलब क्या बना, a हमें गिवन है कि कोई रियल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये a है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a, इसका मतलब z को a के साथ ज्वाइन कराने पे जो एंगल आता है वो 2π/3 आता है, 120 डिग्रीज। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ बना लिया, देखते हैं इससे क्या होता है। ये 2π/3 है, z यहां पे कहीं है, पीछे नहीं होगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस a का मतलब क्या बना, z माइनस माइनस a, तो z को -a के साथ ज्वाइन कराने पे जो एंगल बनता है दिस इज π/6। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a इज π/6, मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्रीज। ये एंगल कितना है, ये अंदर एंगल कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया 90। इसका मतलब z जो है वो सिंपली उसकी सिचुएशन ये है, यहां पे z है, ये एंगल कितना है 90 डिग्रीज। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। हमें दिया गया कि जो मॉडुलस z है वो a के बराबर है और
जो मॉडुलस z है वो 2a एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो π/2 एंड आर्ग्यूमेंट z इज π/3। तो मेरे सामने ये सिचुएशन है। अब देखो ये दोनों का एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, ये दोनों का एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। तो अब इसको बजाय सॉल्व करने के अगर मैं इसको फिगर में अगर नोटिस अगर करूं तो ये एंगल है 60 डिग्रीज, ये एंगल हो गया 30 डिग्रीज। अब ये दोनों का एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। मॉडुलस z एक्चुअली मुझे अब ये चाहिए। जब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूंगा तो हमें विजिबल है कि एक्चुअली इस फिगर में हमें विजिबल है कि ज्वाइन करने पे ये लेंथ और ये लेंथ सेम बनी। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल था 90 डिग्रीज, ये -a, ये a। देखो एक्चुअली तो यहां पे ना मॉडुलस ऑफ z माइनस a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस a का स्क्वायर, देखो मॉडुलस ऑफ z माइनस a का स्क्वायर ये बना, मॉडुलस ऑफ z प्लस a का स्क्वायर ये बना, ये बराबर था ये पूरी लेंथ का स्क्वायर के, विच इज व्हाट सिंपली 2a का स्क्वायर विच इज 4 टाइम्स मॉडुलस a स्क्वायर। एक्चुअली तो टर्म ये बनी। तो इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो एक्सपैंड करने में क्या बन जाता है, z सिंपली z माइनस a का स्क्वायर, वो z बार मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड z स्क्वायर आ जाता, माइनस a z बार माइनस a z बार माइनस a बार z विच इज अगेन a प्लस मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस a स्क्वायर, और यहां से प्लस a z बार प्लस a बार z वो कैंसिल हो जाते, तो ये बराबर आ जाता 2 टाइम्स मॉडुलस a स्क्वायर के। तो वहां से मॉडुलस z बराबर आ गया मॉडुलस a के, ये बनती बात। तो यहां से जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे मिल गया कि ये और ये आपस में, ये और ये आपस में इक्वल आ गए। अब ये और ये जब आपस में इक्वल हैं, साथ में ये और ये आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल 30 डिग्रीज, तो ये भी एंगल 30 डिग्रीज, ये एंगल हो गया 60 डिग्रीज, ये भी हो गया 60 डिग्रीज। तो वहां से मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो π/3 है, और साथ में जो मॉडुलस ऑफ z है वो मॉडुलस ऑफ a के बराबर है। ये बना इसका ऑप्शन। पर इसका सेंस नोटिस करो कि देखो मैंने इसको, मैं यहां पे जब मैं इक्वेशन बना रहा था तो मैं उस जगह पे ब्लॉक हुआ, पर फिर मैंने देखा कि क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, कहां से हो सकता है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एंगल 90 डिग्रीज है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। उससे आगे डायरेक्टली टर्म ब्रेक होती गई। ये सिंपल है। इसमें अकेली जो कहानी आपके लिए मुश्किल थी वो ये मैक्सिमम एरिया वाली थी। जो रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब्ड है ना, वो एक्चुअली स्क्वायर हो जाएगा। उसका रीजन जो है वो 12th में मैक्सिमम मिनिमम में कवर होता है, इसलिए अभी हम इसको इस पे नहीं फंसते। अकेला जो काम की बात थी वो ये कि ये स्क्वायर है, 3,4 सेंटर है, रेडियस इसका 1 है, इसका जो 1 वर्टेक्स है वो 4 + 4 आयोटा है, 4,4 है, और ये हमें गिवन है कि 1 है। तो हमने अगर बाकी निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, कोई एंगल 90 डिग्रीज होगा, स्क्वायर में 90 डिग्रीज होता है ना, तो मैं एक्चुअली क्या करता कि मैं यहां पे कोनीस थ्योरम अप्लाई कर देता, फाइनल आर्म माइनस इनिशियल आर्म करके, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व कर लेते हैं। पर इसमें जो बताने वाली बात थी वो ये कि ये स्क्वायर है, उसके आगे की कहानी डूएबल थी। ये भी सिंपल है, पर केवल सेंस नोटिस करो। हमें गिवन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन एंगल अल्फा। हमें किसी ने ये टर्म दी, ये देके कहा कि एंड वी गेट z डैश, ठीक है। तो z डैश एक्चुअली कितना बन गया, z इंटू ई की पर आयटा अल्फा, और इसको रोटेट करा क्लॉकवाइज तो बन गया z डबल डैश। तो z डबल डैश कितना हो गया, z इंटू ई की पर आयटा माइनस अल्फा। सिंपल सी बात। तो अब क्या बोला गया कि z डैश और z डबल डैश जीपी में है, तो है z तो z है, हमें दिखता है कि यहां पे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते गए, ये रहा कॉमन रेशियो, तो वो अगली टर्म बनती जा रही है। तो z डैश और z डबल डैश जीपी में है। वैसे भी देखो कि z डैश इंटू z डबल डैश z के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी भी सेम बन गई, ये HP में वो तो बात बनी नहीं। z डैश प्लस z डबल डैश, इन दोनों का सम कर लो, वो आ गया z कॉमन cos अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस आयटा साइन अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो गए, वो आ गया 2 cos अल्फा, तो ये भी करेक्ट है। और z डैश का स्क्वायर सेम कहानी, स्क्वायरिंग करके करोगे तो ये भी बन जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में मेन नोटिस करो कि अगर पैनिक हुए तो पता है, देखो ये क्यों पैनिक होते हो, क्योंकि नई लैंग्वेज आती है तो हमारा दिमाग एक सेकंड में बिल्कुल हमें मना करने की करता है कि तेरे से नहीं होगा। उसी को ओवरकम करना है कि भाई क्या पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि यहां से हमें ये बनाना इजीली आता था, उसके बाद ये क्लियरली डूएबल था टू एवरी एक्सटेंट, तो ये भी सिंपल था। आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाय 6 है, ये अगर 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे तो अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लॉजिक था। आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई बाय 6 है, 2 माइनस रूट 3 आयोटा, सर्कल का सेंटर कितना, 2 माइनस 0,2 √3, और आर्ग्यूमेंट z बराबर है पाई बाय 6 के। तो ये लाइन कितनी बनी एक्चुअली, ये बनी y इज इक्वल टू x बाय √3, और ये सर्कल बना जिसका सेंटर है 0,2 √3। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये इंटरसेक्ट करें, तो इंटरसेक्ट करने के लिए जो ये वाला सर्कल है, इसके रेडियस को हमें विजिबल है कि इससे ज्यादा होना चाहिए, इस सिचुएशन से ज्यादा होना चाहिए इसके रेडियस को, इससे ज्यादा होना चाहिए इसका रेडियस। तो मुझे ये निकालना है कि यहां पे r कितना हो जो कि मिनिमम हो। तो हम लोग वो निकाल सकते थे कैसे, देखो ये डिस्टेंस कितना है, 2 √3। या तो अब यहां पे मैं पूरी सर्कल की इक्वेशन बनाता, या फिर ये एंगल नोटिस करो कि ये एंगल है 30 डिग्रीज, ये एंगल कितना है 60 डिग्रीज, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्रीज, ये वाला एंगल। तो r अपॉन 2 √3, r अपॉन 2 √3 ये बराबर हो जाएगा डायरेक्टली साइन 60 डिग्रीज के, विच इज √3/2। तो r बराबर हो गया सिंपली 3/4। r इस केस में कितना बन गया, 3/4 बना, 3/4। इसमें अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करना है तो r को इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये 2 √3 है, ये एंगल 90 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है, तो r अपॉन 2 √3 को होना चाहिए था बराबर साइन 60 डिग्रीज के, विच इज √3/2। तो बन गया 3 r 3 आ गया, तो r बन गया इस केस में 3। तो r को इस क्वेश्चन में विजिबल है कि 3 से ज्यादा होना चाहिए, और जेंट ऑफ r के इक्वल नहीं होगा इस क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट ये बनता है इसका कंप्लीट सेंस। इस क्वेश्चन में वैसे ऑन अ सेकंड थॉट जो ए ऑप्शन है ना वो नहीं बनेगा, क्योंकि हमसे उन्होंने r की कोई एक वैल्यू तो पूछी नहीं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं r को अगर 4 ले लेता हूं, तो तब जेंट ऑफ r जो होता वो r के बराबर हो जाता, r को 5 ले लूं तब भी हो जाता। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बना वो डी बना, और यहां पे एक्चुअली क्वेश्चन ना उन्होंने बढ़िया तरीके से बनाया नहीं, बस इस सेंस को पकड़ो, बस इसकी r को 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो कहते कि क्या क्या और हो सकता है तो r द पॉसिबल वैल्यूज आर, तो एक्चुअली इसका ये भी ऑप्शन करेक्ट होता, पर ये क्वेश्चन बढ़िया नहीं बनाया हुआ, बस ये बढ़िया था, उन्होंने ऑप्शंस अच्छे नहीं बनाए। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन। हमें क्या दिया कि p और q कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 1/z1 1/z2, कंफ्यूज करा, एलसीएम ले लो इसका, तो z1 प्लस z2 का मॉडुलस बराबर आ गया z1 माइनस z2 के मॉडुलस के। अभी हम जानते हैं ये कब होता है, जब z1 z2 आपस में 90 डिग्रीज पे होते हैं। तो अब हमें क्लियरिटी है कि ये इनके बीच में जो आपस में एंगल है z1 z2 के वो 90 डिग्रीज है ओरिजिन के साथ। ये ओरिजिन है, ये z1 है, ये z2 है, ये एंगल 90 डिग्रीज है। हमने कई बार करा है, ये क्या बना लेता है उसके 2 डायगोनल्स पैरेललोग्राम के। तो ट्राइंगल OPQ कैसा बना, राइट एंगल, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका सर्कम सेंटर कहां होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, सिंपली हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, विच इज z1 प्लस z2/2, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बहुत सिंपल था, केवल टर्म उन्होंने देखने में कंफ्यूजिंग डाली, क्वेश्चन बिल्कुल बेकार था। इसमें क्या बोला कि z1 z2 z3 z4 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, रोम्बस है तो z1 z2 z3 z4, ये एंगल कितना है बीच में 90 डिग्रीज, रोम्बस में दोनों ये बीच में जो एंगल है दिस इज 90 डिग्रीज। तो z1 माइनस z4 अपॉन z2 माइनस z3 इज प्योरली रियल, दिस इज करेक्ट। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z4 बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 के। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 जीरो हो जाता। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z4
अपॉन Z2 माइनस Z3 बराबर होता है 0 के। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर 0 है तो वो कैसा होगा? प्योरली रियल। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट, मतलब Z1 और Z2 Z4 पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z4, मतलब ये एंगल और ये एंगल इस केस में इक्वल होंगे, तो इट इज नॉट ट्रू। तो अब देखो रोम्बस के केस में हमें ये क्लियरिटी होती है कि जो रोम्बस के केस में नहीं, इसमें टर्म करेक्ट नहीं बनी। रोम्बस के केस में जो डायगोनल्स होते हैं Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4, इसमें डायरेक्शन का बस इश्यू ना हो, Z2 माइनस Z4 और अपॉन Z3 माइनस Z4। इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली ये ऑप्शन करेक्ट बना, ये नॉट इक्वल टू नहीं बना, ये इक्वल टू बना। क्यों? क्योंकि देखो ये रोम्बस के केस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगुलर बाइसेक्टर भी होते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं। तो ये ऑप्शन में गड़बड़ है, यहां पे इक्वल टू होना चाहिए था। मतलब मैंने इसका ना साइन भी नोटिस करा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डायरेक्शन अपोजिट ले रहे हूं, उसमें भी गलती हो सकती है, पर नहीं करा हुआ। तो ये ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअली, ये जहां से मैंने डाला है उन्होंने इसमें गड़बड़ करी है। Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z4, Z1 माइनस Z3 ये लाइन, Z2 माइनस Z4 ये लाइन, दोनों ये कैसे हैं? इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्रीज। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 ये कितना है? π/2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z4 कितना हो गया? π/2। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? प्योरली इमेजिनरी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3 मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 के बराबर नहीं है। Z1 माइनस Z3 Z2 माइनस Z1, हाँ दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका बी नहीं बना, अगर बी में इक्वालिटी साइन होता तो हो जाता इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ट्रबल है इस लैंग्वेज में। इस तरह का ना, ये इसी तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था पहले, पर ये बहुत काम का है। इस क्वेश्चन को बहुत जड़ से समझना बहुत काम का है, इसकी लैंग्वेज बहुत काम की है। तो ये भी देखो, पता है अब इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या हो रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने के बाद हम लोग हर क्वेश्चन के थ्रू अपनी जो एग्जिस्टिंग, जो माइंड में बनी हुई बाउंड्रीज हैं उनको चैलेंज करते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी मुझे हेल्प कर रहा है उस चैलेंज को और आगे बढ़ाने में। किसी ने मेरे सामने ये टर्म दे दी कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 बराबर है 1 के, और हमसे क्वेश्चन बना के पूछ लिए। तो यहां से मेरे मन में क्या क्या आना चाहिए था? एक तो ये कि ये 1 मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 है, तो ये इसके ऊपर के पॉइंट्स हैं, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, रेडियस 1 था ना। अब देखते हैं बारी बारी क्या पूछा हुआ है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन Z ये बराबर है माइनस π/4 के, कैन बी इक्वल टू दिस। मतलब Z माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन Z माइनस 0। तो अब 1 प्लस आयोटा नोटिस करो, 1,1 पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है। तो अब नोटिस करो कि जो Z है वो यहां सेंटर पे 1,1 और 0,0 सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये 90 डिग्रीज है। तो सर्कमफेरेंस पे कितना करेंगे? π/4। नेगेटिव से मेजर करोगे तो माइनस π/4। तो ये हो सकता है। देखो अगर ये 2 पॉइंट्स अगर सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो अगर 90 डिग्रीज है तो सर्कमफेरेंस पे कितना करेंगे? 45 डिग्रीज या माइनस 45 डिग्रीज, कैसे भी बोल लो, आर्ग्यूमेंट ही है। तो इसका सेंस बनता है। Z माइनस 2 अपॉन Z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। Z कहीं भी पॉइंट है, Z माइनस 2 ये बना अपॉन Z माइनस 0। तो हमें विजिबल है कि Z माइनस 2 का आर्ग्यूमेंट माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हमेशा π/2 या माइनस π/2 है, क्योंकि Z को ओरिजिन से ज्वाइन कराओ और 2 से ज्वाइन कराओ तो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज। तो Z माइनस 2 अपॉन Z का आर्ग्यूमेंट अगर 90 डिग्रीज बना तो वो कैसे का कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ? प्योरली इमेजिनरी। वही हमसे बोला गया। तो सी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट हो गया क्योंकि बी करेक्ट है, वो सी का कॉन्ट्राडिक्टरी था तो सी रिजेक्ट हो गया, इसलिए सी को नहीं देखेंगे। तो अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अगर थीटा है तो 1 माइनस 2 अपॉन Z, मतलब Z माइनस 2 अपॉन Z जो होगा दैट वुड बी आयोटा टैन थीटा। ये भी सेम तरह का ही है। अगर मान लो ये मैंने बनाया तो यहां अगर Z अगर हो
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर थीटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर थीटा है तो z माइनस 2 अपॉन z जो हो जाएगा दैट वुड बी आयोटा टैन थीटा। तो इस क्वेश्चन में सिंपली अगर और कुछ ना क्लिक करें तो z को यहां पे अगर मैं मान लूं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z माइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर थीटा है, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्रीज है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना दो रूल बनते हैं अभी यहां पे, कोनीस थ्योरम से भी कर सकते थे और उसके बिना भी। देखो इसी क्वेश्चन को कर पाने का एक तरीका ये भी था कि मैं z माइनस 1 को ले लूं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z आ जाता 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z एक्चुअली क्या बन जाता, 1 प्लस cos थीटा हो जाता 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2, ये z बन जाता। तो मैं विजिबल है कि अगर यहां से मैं z का आर्ग्यूमेंट निकालूं तो वो थीटा बाय 2 है, तो ये एंगल थीटा बाय 2 बन जाता अगर ये z अगर है, तो वो बन गया 2 cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। तो z माइनस 2 अपॉन z को अब सिंप्लीफाई कर लो, z को यहां पे लिख दो, 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यहां पे लिख दो, तो ये बन जाता cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय z विच इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब ये अपने आप मेहनत कर लो, ये इसके बाद डायरेक्टली टर्म एग्जैक्टली वो बन जाएगी जो उन्होंने बनवाई हुई है। तो इसी क्वेश्चन की इस वाले पार्ट की अप्रोच ऐसे ऐसे हो सकती थी। तो इसमें अब देखो इसी क्वेश्चन के हर पार्ट में मैं z को ये लेके भी कर सकता था और इसको फिगर से भी इवॉल्व हम लोग कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी सेंस अगर हमने पकड़ा इट वॉज गुड इनफ, इन दोनों में से कोई भी सेंस अगर हमने क्लिक करा इट वॉज एक्चुअली गुड इनफ। पर चलो मतलब इस क्वेश्चन का सेंस जो था वो लेकिन इंटरेस्टिंग था, इस वाले क्वेश्चन का जो सेंस था वो इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली अगर डायरेक्टली रिजल्ट पे आना था तो यहां पे अगर मैं z का आर्ग्यूमेंट अगर यहां से अगर थीटा ले लेता तो यहां पे कोनीस थ्योरम अप्लाई करके डायरेक्टली आंसर आ जाता है। सिंपली देखो मैं अगर यहां पे अगर मैं फाइनल करूं, अब इसको नोटिस करना, ये मैंने क्या करा, सिंपली देखो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो हमने करा इनिशियल फाइनल आर्म विच इज 2 माइनस जेड अपॉन इनिशियल आर्म 0 माइनस जेड बराबर है मॉड फाइनल अपॉन मॉड इनिशियल, मॉड फाइनल अपॉन मॉड इनिशियल मतलब 2 माइनस जेड का मॉडुलस अपॉन माइनस जेड का मॉडुलस इनटू ई की पर आयोटा बीच वाला एंगल जो कि इस केस में 90 डिग्रीज था, तो वो आयोटा ही बन गया। अब मॉडुलस ऑफ जेड 2 माइनस जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड अगर नोटिस करो तो ये डायरेक्टली टैन थीटा था, तो ये आयोटा टैन थीटा बन गया। तो z माइनस 2 अपॉन जेड डायरेक्टली बराबर आ गया आयोटा टैन थीटा के। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता डायरेक्टली फिगर से, तो मैं अभी जब बोल रहा था तो भी मैंने बोला कि इसमें कोनीस थ्योरम लगाते कैसे, इसीलिए मैंने लगा के दिखा दी। पर इसको ना अपने हाथ से निकालना तभी ये आना शुरू होता है। ये क्वेश्चन ना इसका ये वाला जो पार्ट है मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, ये आईआईटी में ये डायरेक्टली जो मेन एग्जाम था, मेन का मतलब जो एडवांस वाला जो पेपर था 2009 का, ये उसमें आया था, ये आईआईटी जेईई 2009 में आया था एडवांस वाले पेपर में अभी के अकॉर्डिंग। अब इसकी लैंग्वेज को नोटिस करो, मतलब उन्होंने उसके बाद तो ये क्वेश्चन अलग बना दिया, उसमें जो पूछा गया था वो अलग, मतलब इसका केवल एक ही पार्ट था। हमें किसी ने z इंटू जेड बार क्यूब प्लस जेड बार इंटू जेड क्यूब दिया कि 350 के बराबर है, डायरेक्टली मुझे नहीं आता। हमें साथ में दिया गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज हैविंग, ये यहां पे ना उन्होंने गलत लैंग्वेज दी है। उसमें उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दे फॉर्म अ रेक्टेंगल जिनकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो इंटीजर है। तो इसमें जेड जेड बार मुझे विजिबल है, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर बना, ये बराबर बना 350 के। जेड जेड बार क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लो, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेके, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है, ये बना 350। तो वहां से x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 आ गया 175। देखो ये क्वेश्चन उन्होंने कैसे फंसाया था उस साल एग्जाम में, 2009 का पेपर जरा ओपन करके देखना, तो उसमें यू वुड रियलाइज कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये उसके बाद जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन डाला उसमें उन्होंने इस क्वेश्चन को अननेसेसरली कंफ्यूजिंग बना दिया, पर मेरा मोटिव था कि मैं इस डिस्कशन को कराऊं। तो अब x और y कोई दो इंटीजर हैं सच दैट x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 बराबर है 175 के, तो हम वो इंटीजर्स फाइंड कर सकते थे डायरेक्टली। यहां पे फिट करा के देखो, तो यहां पे जो फिट हो रहा था वो था x जो है वो 4 ले लो और y को ले लो 3।
4 की पावर 4 बन गया 256 और 3 की पावर 4 बन गया 81, डायरेक्टली माइनस करते ही आंसर आ जाता। तो ये रेक्टेंगल बना जिसमें जो x है वो 4,3 हो सकता था, 4,-3 हो सकता था, और ऐसे पीछे भी -4,3 और -4,-3। ये बना अपना रेक्टेंगल। इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार था। एरिया कितना बना, ये 8 ये 6, 8 6 जा 48। उसके बाद सारे पार्ट्स इसी के साथ रिलेटेड थे। ये सेंस था इस क्वेश्चन का। पर मेन मोटिव उसके बाद इन्होंने इसको वन और मोर देन वन क्वेश्चन बनाने के चक्कर में अननेसेसरली कंफ्यूज करा। जो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था उसमें उनका मोटिव था कि यहां तक पहुंचो, उसके बाद दिमाग लगाओ कि एक्स और वाई क्या होंगे। देखो मुझे भी नहीं आता इसके बाद, क्यों करना, 2 एक्स और वाई हमने सॉल्व करने जो कि इंटीजर्स हैं, तो क्या करोगे, सिंगल इक्वेशन एंड 2 अननोन्स हैं, तो हम यहां पे वैल्यू डाल के देखते कि कौन सी वैल्यू फिट हो रही है, बिकॉज इट वाज वेरी लिमिटेड बाय चॉइस। तो ये बहुत इजी था। उसके बाद ये मैंने इस तरह का क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया हुआ है कि हमें विजिबल है, ये बिल्कुल सेम तरह का था। सर्कल है जिसका 5, -4 और -3, 2, इस पे अगर यहां पे जो एंगल सबटेंडेड है वो -π/4 है, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, π/2। उसके बाद इसका रेडियस निकालना हमारे लिए इजी था, ये r और ये r, तो r² + r² बराबर हो जाता है ये डिस्टेंस का स्क्वायर के, वहां से रेडियस आ जाता। अगर हमने ये सेंटर निकालना है तो मिड पॉइंट निकाल के इसके परपेंडिकुलर लाइन पे मूव कर जाते, सेंटर आ जाता एंड सो ऑन। तो ये भी डूएबल था। ये क्वेश्चन काम का है, मैंने शायद क्लास में भी कराया हुआ है, इसको ध्यान में रखना, इस अंडरस्टैंडिंग को भी। देखो इसमें Z1 + Z2 बराबर है A के और Z1 × Z2 बराबर है B के। तो अब यहां पे नोटिस करो कि इसमें सॉल्व नहीं करना, सेंस समझना जो मैं बताऊंगा। मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 बराबर है मॉडुलस A के, वो छोटा होगा mod Z1 + mod Z2 से, जो कि 2 बन गया, तो मॉडुलस A 2 से कम है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब जो Z1 अगर यहां है, Z2 अगर यहां है, तो Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट अगर बराबर है तो Z1 + Z2 एग्जैक्टली बीच में आएगा, ये एंगल इक्वल होगा। तो जो A है वो यहां पे है, तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, A का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा θ1 + θ2/2, तो ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ A। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ B देखो, B दोनों को मल्टीप्लाई करके बना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ B कितना हो जाएगा, θ1 + θ2। तो A² का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, डायरेक्टली दोनों के आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे A और A के, तो वो बन जाएगा डायरेक्टली θ1 + θ2। तो मैं विजिबल है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ A² θ1 + θ2 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ B भी θ1 + θ2 है, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये डिस्कस कराना वाज द मेन मोटिव, कि अंडरस्टैंडिंग बने फर्दर। चलो बढ़िया असाइनमेंट थी, इसको भी हमने कंप्लीटली डिस्कस करा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए रेडी हैं। अब रेडी कैसे होगे टेस्ट के लिए, इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, अंडरस्टैंडिंग को फिर देखो, तो दिमाग में हमारे ये बिल्कुल जा के देयर वुड कम अ सिचुएशन जहां पे कि हमें लगता है कि हमें आता है, वो बन जाती है। अभी हमारे पास समय है तो उसका हम राइट तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, ये टॉपिक हमें आएगा ही आएगा, ये उस जोन में हम लोग का पहुंच जाता है। चलो ऑल द बेस्ट, रिवाइज दीज क्वेश्चंस वेल एंड रिवाइज ऑल द प्रीवियस असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, और टेस्ट के लिए राइट तरीके से प्रिपेयर करो।